ऑनलाइन से जुड़े हुए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं अभिभावकगण, मैं आज आपके सामने कौटिल्य के राजा पर विचार रख रहा हूँ। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह डिग्री 1 का सेकंड पेपर है। एमए में भी पढ़ाई होता है, बीए में भी बीए थर्ड ईयर में भी पढ़ाई होता है। इसलिए आईए, बीए और एमए सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो इनका राजनीति विज्ञान है विषय है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों, मैं तुमको सूचित कर रहा हूँ कि 31 मई को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। अभी कुछ दिन मुझे हथुआ में रहना है, तब तक आपका कोर्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है डिग्री 1 के लिए, डिग्री 3 के लिए, एमए के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगे आलेख जो विचार प्रकट किया जा रहा था, आप जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज आपके सामने कौटिल्य के राजा के संदर्भ में मैं बात रखता हूँ। इससे संबंधित निम्नलिखित मुख्य अति होगा, चैप्टर होगा। राजा का गुण, राजा की शिक्षा, राजा के दिनचर्या, राजा की सतर्कता के लिए सुझाव, राजा के कार्य और निष्कर्ष। इतनी सारी बातों पर हम लोग को चर्चा करनी है। पहले तो राजा शब्द की उत्पत्ति हम देखें। कौटिल्य कहते हैं राजा शब्द की उत्पत्ति राजन शब्द से हुई है, जो राट धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ होता है शासक। यह शासन व्यवस्था का प्रमुख अंग है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा को प्रथम स्थान पर रखा है और इसकी तुलना व्यक्ति के मस्तिष्क से किया कि शरीर के संचालन में जो मस्तिष्क की भूमिका है, वही राज्य प्रशासन के संचालन में राजा की भूमिका होता है। राजतंत्र में जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा सत्यवादी है तो प्रजा भी सत्यवादी होगा, और राजा न्यायप्रिय है तो प्रजा भी न्यायप्रिय होगा। राजतंत्र में राजा को गुण के अनुसार प्रजा बनता है। प्रजातंत्र में ठीक उल्टा है, जैसी प्रजा वैसी राजा। क्योंकि प्रजा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो जो प्रजातंत्र में जैसी प्रजा वैसी राजा। राजतंत्र में ठीक होता है कि राजा जो है वह जैसा सत्यवादी है तो प्रजा भी सत्यवादी है, इसलिए जैसा राजा वैसी प्रजा। इसलिए कौटिल्य ने राजा के हाथ में तो बहुत अधिकार दिए हैं। यद्यपि कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक है, प्रजातंत्र का समर्थन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कौटिल्य का जो राजतंत्र में जो बात कही है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य का बीज निहित है। वह प्रजातंत्र के भी आदर्श से ऊंचा है और लोकतंत्र में प्रजातंत्र छिपा हुआ है। राज्य वहाँ देखें, राजतंत्र में, कौटिल्य के राजतंत्र में प्रजातंत्र छिपा हुआ है। और वो कहता है कि राजा कैसा होना चाहिए। यही बात प्लेटो ने बहुत पहले कहा था, हु इज द फिलोसफर किंग, हु इज द किंग। दोनों पूछ रहा है, कौटिल्य कह रहे हैं कि हु इज द किंग, प्लेटो भी कह रहा है कि हु इज द फिलोसफर किंग। तो दोनों ने यहाँ पर राजा के पक्ष में जो विचार कौटिल्य का है वही विचार हमारे प्लेटो का है। अर्थात दोनों योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। राजा का गुण क्या होना चाहिए, तो ऐसे तो राजा के गुण पर बहुत से विगत रूप से प्रकाश डाला गया है कौटिल्य द्वारा। उन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ करना परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं हुआ, चूँकि आपके पास समय 35 मिनट लिखने का है। आप जितना लिख सके उतना ही बात बताया गया है। राजा के कहता है कि सत्यवादी होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, कष्ट सहन करने की क्षमता होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होनी चाहिए, अपने वचन का पालन करने वाला होना चाहिए। ये सारे महत्वपूर्ण गुण राजा को होना चाहिए। यही गुण लगभग प्लेटो ने भी व्यक्त किया है। यहाँ पर प्लेटो और कौटिल्य में समानता है कि दोनों योग्य राजा के पक्ष में। दोनों इस बात को कहते हैं कि योग्य व्यक्ति के हाथ में ही सत्ता देनी चाहिए। योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता न देंगे, अगर गलत अविवेकी व्यक्ति के हाथ में सत्ता देंगे तो सत्ता का दुरुपयोग करेगा, राज्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। कौटिल्य ने लिखा कि जिस प्रकार घून लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार अविवेकी राजा अपने अविवेक से राज्य को बिना युद्ध किए ही नष्ट कर देता है। इसलिए अविवेकी राजा को, अविवेकी व्यक्ति को राजा नहीं देना चाहिए। उसने कहा है कि राजकुमार को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। राजकुमार प्रयास करने के बाद भी शिक्षित नहीं हो रहे हैं, तो इस स्थिति में राजा अपने इष्ट मित्रों के बीच से कोई योग्य व्यक्ति की तलाश करे और उसको राजगद्दी दे दे, राज सत्ता सौंप दे, लेकिन अपने मूर्ख पुत्र को हाथ में सत्ता ना सौंपे। यह बात का उदाहरण प्राचीन साहित्य में देखने को मिलता है। एक भरत राजा हुए थे जिनके नाम पर भरत नाम पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। भरत के कोई पुत्र योग्य नहीं थे। उसी स्थिति में राजा भरत ने क्या किया कि अपने गुरु जो थे भारद्वाज, उनके पुत्र को राजा बना दिया और वह राजा बहुत दिन तक शासन किया। फिर इस वंश में कोई योग्य शासक पैदा हुआ तो उसके हाथ में सत्ता गया है। ऐसा उदाहरण प्राचीन साहित्यों में, धार्मिक साहित्यों में कई देखने को मिलता है। राजा की शिक्षा दीक्षा पर कहता है
कि मुंडन संस्कार के बाद राजकुमारों को योग शिक्षक के पास भेजना चाहिए और वह शिक्षक से सारी विद्याओं को प्राप्त कर ले। कहा कि जितनी योग्यता बताई गई है उसमें से बहुत सारी योग्यता राजकुमार में नहीं हो सकता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा उन योग्यताओं को उभारा जा सकता है, कौटिल्य ने कहा। इसलिए राजा को शिक्षित करने का, राजकुमार को शिक्षित करने का प्रयास करना है। कहता है कि शिक्षा कहीं भी मिल रहा हो, कोई भी तुमको शिक्षा दे रहा है, वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके कुल और खानदान पर विचार नहीं करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा गुरु के कुल और खानदान पर विचार नहीं करना चाहिए। वह जहाँ बैठा है, जिस स्थान पर हो, उस पर भी विचार नहीं करना चाहिए। जाकर वहाँ ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। जहाँ तुमको ज्ञान मिलता हो वहाँ पर जाकर भी ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। तो कौटिल्य का कहने का, गुरु का कहता है गुरु की कोई जाति नहीं होती है, गुरु का जाति मत पूछिए, उसका ज्ञान पूछिए। कबीर ने भी कहा साधु पूछ, जाति न पूछिए, साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पर कबीर और कौटिल्य में भी आप समानता देखते हैं। कबीर भी कहते हैं कि साधु की जाति मत पूछो, साधु का गुण पूछ लो, ज्ञान पूछ लो। उसी प्रकार यह कहते हैं कि जहाँ भी ज्ञान की प्राप्ति हो, वह पात्र किस जाति का है, किस धर्म का मानने वाला है, इसमें विचार मत करो, जाकर शिक्षा ग्रहण करो। यह कौटिल्य भी कहते हैं, यही बात हमारे जो है कबीरदास ने भी कहा है। अब राजा की दिनचर्या, राजा को इतना व्यस्त रखा है कौटिल्य ने कि कौटिल्य का राजा निरंकुश हो ही नहीं सकता है। उसको इतना कठिन रूटीन वर्क बनाया है कि उसका रूटीन वर्क का पालन करने वाला शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। अब उसने दिन और रात को 8 भाग में बांटा है। 8 भाग में दिन को बांटा है, 8 भाग में रात को बांटा है। प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होता है। वह कहता है कि दिन के प्रथम भाग में प्रजा की रक्षा की व्यवस्था, देख रेख का हिसाब किताब की जांच करनी चाहिए। कहता है कि प्रजा की रक्षा की व्यवस्था जो की गई है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे जुड़े अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पिछले दिन क्या खर्च हुआ, क्या आमदनी हुई, इस सब का लेखा जोखा जो हुआ है उसको राजा को स्वयं जाकर जाँच करनी चाहिए। दिन की प्रथम भाग में 1.5 घंटा में राजा यह कार्य को कर सकता है। दूसरी घड़ी में, दिन की दूसरी घड़ी में वह नगरवासियों और प्रशासन के जुड़े हुए लोगों के एक्टिविटी को जांच करना चाहिए। उसका प्रजा धर्म के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रजा में क्या शांति है, व्यवस्था, प्रजा की क्या समस्या है, इन बातों पर अध्ययन करना चाहिए, जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तीसरी घड़ी में स्नान, भोजन, स्वाध्याय। दिन के तीसरे 2 पहर बीत जाने के बाद वह स्नान करे, भोजन करे और स्वाध्याय करे। 1.5 घंटे तक या 3 काम में कर लेना। 1.5 घंटे के अंदर में राजा को स्नान भी करना है, भोजन भी करना है और स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के संदर्भ में कहता है कि राजा को स्वाध्याय होनी चाहिए। अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन राजा को प्रतिदिन निर्धारित समय के अनुसार करना चाहिए। चौथी घड़ी में वित्त विभाग का निरीक्षण करना चाहिए, केस चेकिंग और नियुक्ति का स्थानांतरण। कहता है कि वित्त विभाग के निरीक्षण, वित्त विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। यही विभाग राज्य का रीढ़ होता है, इसी से कोष में धन आता है। ये धन संग्रह करने में जितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं सबकी गतिविधियों पर राजा का निरीक्षण रखना होना चाहिए, ताकि कोई उसका फंड का दुरुपयोग न करे। राजकोष में धन जितनी उगाही गई है जनता से, वह जमा हो रही है कि नहीं, इस बात का राजा ख्याल करे। वह कहता है कि धन उगाही करने वाला व्यक्ति ईमानदार न हो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। कहता है कि धन लोभ का प्रतीक होता है। धन संग्रह करने वाला व्यक्ति में थोड़ा लोभ आ जाता है, वह कुछ हिस्सा अपने पास रख लेना चाहता है। जैसे कहा किसी व्यक्ति के जीवा पर 1 बूंद मधु टपका दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसका स्वाद नहीं लेना है, यह असंभव है। उसी प्रकार यह भी असंभव है कि वित्त का जो संग्रह करता है कुछ चोरी न कर ले। इसलिए राजा को कहा कि वित्त संग्रह करने वाले कर्मचारियों पर कठोर नज़र रखनी चाहिए, उन पर दोहरी गुप्तचर व्यवस्था रखनी चाहिए, स्वयं राजा को निरीक्षण करते रहना चाहिए। नियुक्ति और स्थानांतरण, पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, उनके ट्रांसफर के संबंध में चौथी घड़ी में बात करनी चाहिए। पंचमी घड़ी में कहता है मंत्रियों और गुप्तचर गृह मंत्रियों का बैठक बुलाना चाहिए दिन के 5 पहर बीत जाने के बाद। अब देखिए कौटिल्य का यहाँ पर दृष्टिकोण जो है, आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक जो है सप्ताह में 1 दिन बुलाते हैं। और कौटिल्य कहता है कि प्रतिदिन मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए और प्रत्येक दिन के विचार विमर्श जो है सर्वसम्मति से होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में निर्णय वही राजा लागू करे। मंत्रिमंडल का निर्णय लेना चाहिए राजा को। प्रतिदिन वह मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का हिदायत राजा को करता है और कहता है कि उससे परामर्श के उपरांत ही राजा प्रशासनिक निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर कौटिल्य का जो राजतंत्र है आज के प्रजातंत्र से श्रेष्ठ है। आज का प्रजातंत्र रोज बैठक नहीं होता मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की बैठक कभी कभी 15 दिन पर भी होती है, 8 रोज पर तो होती ही है, कभी कभी 15 दिन पर भी होती है। अब गुप्तचरों से मंत्रणा,
गुप्तचर व्यवस्था पर कौटिल्य ने बहुत ध्यान दिया। कहा कि राजा को गुप्तचर से मिलना चाहिए, एकांत में मिलना चाहिए, दिन भर की क्या सूचना एकत्र किया गया है, फिर उससे सूचना को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए और उस पर बातचीत करना चाहिए। गुप्तचरों से मिले, गुप्तचरों को हिदायत देकर फिर उनको भेजें। यह काम पंचमी घड़ी में होगा। षष्ठी घड़ी मनोरंजन है। वह भेष बदलकर राजा जो है इधर उधर घूमने के लिए जाए, कहीं मनोरंजन करने के लिए जाए। वह 1.5 घंटा राजा को मनोरंजन के लिए छूट देता है दिन में। और 7वीं घड़ी में कहता है घुड़सवार, हाथी जहाँ रहता हो, घोड़ा रहता हो, युद्ध का अस्त्र शस्त्र रहता हो, उस भंडार को जाकर राजा को निरीक्षण करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि हाथी को पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं, घोड़े को पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं, घुड़सवार में रहने वाला व्यक्ति ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, हाथीसार में रहने वाले व्यक्ति ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। चूँकि डिफेंस विभाग का निरीक्षण राजा को करते रहना चाहिए, यही राजा की ताकत होती है, इसी से दंडात्मक शक्ति निर्धारण होता है। इसलिए कहता है कि स्वयं राजा को घोड़े, हाथी, खाना में जाकर अस्त्र शस्त्र जहाँ बनता है रखा हुआ है उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। सेनापति से 8वीं घड़ी में दिन जब खत्म हो रहा है तो सेनापति से मंत्रणा करनी चाहिए। जो गुप्तचर ने सूचना दी है उसकी शेयर सेनापति से करना चाहिए और दोनों मिलकर गुप्त मंत्रणा करें। और गुप्त मंत्रणा करते समय यह बात का तजवीज़ करें, ध्यान रखें कि क्या आवश्यक है और उसके अनुसार वह कदम उठाएं। यह दिन का रूटीन है। कौटिल्य का राजा दिन में नहीं सोता है, दिन में सोने का इजाज़त वह राजा को नहीं दे रहा है और इस रूटीन के अनुसार राजा को कहता है कि कार्य करना चाहिए। अब रात का कार्य देखिए, रात को भी 12 घंटा है, 8 घड़ी में बांटा है, प्रत्येक घड़ी 1.5 घंटे का है। कहता है कि रात के प्रथम घड़ी में गुप्तचरों को से भेंट करना चाहिए। रात जैसे ही प्रारंभ होगा, दिन भर में क्या गतिविधि है वह गुप्तचर आकर राजा को बताएगा और उसके अनुसार राजा निर्णय लेगा। राजा और गुप्तचर को जहाँ भेंट हो रही है वहाँ तीसरा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। कौटिल्य ने कहा गुप्त बात 1 से 2 व्यक्ति तक ही सीमित रहना चाहिए। 2 से अधिक व्यक्ति में जब गुप्त बात जाता है तो वह गुप्त नहीं रहता है। इसलिए कहता है कि राजा अगर गुप्तचर से मिले तो एकांत स्थान में मिले, अपने मकान के छत के ऊपर मिले, अगल बगल में कोई अंधा व्यक्ति न हो, कोई लुज्झा व्यक्ति लांगर न हो, कोई बौना व्यक्ति न हो, कोई महिला नहीं हो। कहा कौटिल्य ने कहा इन चारों प्रकार के व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं, गोपनीय बात को सुन लेंगे तो दूसरे जगह जाकर कह देंगे। इसलिए भली बात ही राजा देख ले कि इस जगह इन चारों किस्म का व्यक्ति तो नहीं है। गोपनीय बातों को राजा को अपनी पत्नी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। द्वितीय रात के दूसरी पहर में स्नान, भोजन, स्वाध्याय। रात जब 1.5 घंटा बीत जाए, 1.5 घंटा के बाद शुरू हो रात, तो स्नान करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, फिर स्वाध्याय करना चाहिए, फिर धार्मिक पुस्तक को राजा को पढ़ना चाहिए। तीसरी घड़ी में रात के 3 पहर बीत जाने के बाद तीसरी पहर में राजा को गायन और वादन, राजा को सोते समय संगीत का धुन बजनी चाहिए, मधुर ध्वनि में संगीत बजना चाहिए। राजा संगीत सुनते हुए सो जाए। राजा तीसरी घड़ी में 1.5 घंटा तक संगीत सुनेगा और उसके बाद सैन्य कक्ष में राजा चले जाएंगे। कहता है कि चौथी घड़ी और पंचमी घड़ी तक, रात के चौथी घड़ी और पाँचवीं घड़ी का मतलब है कि 6.5 घंटा रात बीत गया है तो राजा को नींद में रहना चाहिए, सोना चाहिए। 3 घंटा राजा को सोना चाहिए, आवश्यक है। 3 ही घंटा राजा को सोने का इजाज़त कौटिल्य देते हैं। कहते हैं कि चौथी और पंचमी घड़ी में राजा को सोना चाहिए। छठी घड़ी में उठना कार्यक्रम में विचार, छठी घड़ी में उठे राजा भोर में लगभग और दिन भर के काम पर विचार करें, क्या कौन कौन से काम हमको करना है, कौन कौन से निर्णय लेना है, क्या करना है, इस पर वह चिंतन और मनन करें। फिर 7वीं घड़ी में अभी रात कुछ बचा हुआ है, तब गुप्तचर आएगा और गुप्तचर उनको सारी रात की गतिविधि में क्या उसको सूचना मिली है राजा को बताएगा और राजा एकांत में जाकर गुप्तचर से सारी बात करेगा, फिर उसको आवश्यक निर्देश देकर गुप्तचर को भेज देगा। 8वीं घड़ी में आचार्य, पुरोहित इत्यादि से भेंट। 8वीं घड़ी अब सुबह हो रहा है, अभी सुबह होने में 1.5-2 घंटा लेट है। उसी समय वह आचार्य, अपने राज्य के आचार्य से, पुरोहित से, खाना बनाने वाले प्रधान रसोइयों से, डॉक्टर, वैद्य से, सबसे वो राजा मिलेगा। उनका मिलने का समय रात के 8वीं घड़ी में दिया है कौटिल्य ने। और कौटिल्य ने कहा है कि आचार्य, पुरोहित इत्यादि, वैद्य इत्यादि से भेंट करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। फिर कहता है कि सुबह राज दरबार में जाने के पहले वह क्या करे कि जो जिस गाय का बच्चा बछड़ा हो उसकी परिक्रमा करके, उसको प्रणाम करके तब राजा राज दरबार में जाए। तो कौटिल्य ने राजा के लिए जो दिनचर्या रखा है वो अति कठोर दिनचर्या है, एक सन्यासी का दिनचर्या है, एक कर्मठ व्यक्ति का दिनचर्या है। कहा कि अगर राजा दिनचर्या का पालन ईमानदारी पूर्वक करे तो राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और राज्य सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसलिए रूटीन के माध्यम से कौटिल्य ने राजा को बांध दिया है
और उसको कर्मशील बनाया है, उसको आराम करने का अधिकार बहुत कम दिया है। इसलिए राजा का पद को कहा कि गुलाबों का सेज नहीं है, वह कांटों का ताज पहनता है, इसलिए राजा को कांटों का ताज पहनकर ही रहना चाहिए, गुलाबों को सेज पर पड़ा रहना नहीं चाहिए। अब राजा की सतर्कता के लिए सुझाव, कौटिल्य ने राजा के लिए सतर्कता का जो सुझाव दिया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और कहता है कि राजा को निम्नलिखित सतर्कता पर ध्यान देनी चाहिए। कहता है कि राजा एक ही दिशा में हमेशा घूमने के लिए ना जाए और हमेशा एक ही टाइम पर घूमने के लिए ना जाए, वह दिशा बदलते रहे, समय बदलते रहे, उसके अनुसार अपने घूमने का समय निश्चित करे। हमेशा एक ही दिशा में राजा को घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर कहता है कि राजा को किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, राजा को किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। और कहता है कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी नहीं, लेकिन परिवार के सदस्यों को यह न लगे कि राजा हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। राजा विश्वास पूर्ण रूप से किसी पर नहीं कर, लिखा है आगे चलेगा कि किसी पर किया गया पूर्ण विश्वास, यह कोटेशन है, आप लोग जानिए इसको, आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं। किसी पर किया गया पूर्ण विश्वास अकाल मृत्यु के समान होता है। सर्वत्र अविश्वास व्यक्त करना भी ठीक नहीं है। विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर विश्वास तो करो, लेकिन उससे सदा सतर्क भी रहो, उससे सदा सतर्क भी रहो। यह कौटिल्य ने कहा है कि विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर विश्वास तो करो, लेकिन उससे भी सदा सतर्क रहो। यह राजा का सुझाव में प्लेटो कौटिल्य ने लिखा है। यही बात महाभारत के शांति पर्व में भी आया है, भीष्म यही बात कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सतर्कता का सुझाव वो बहुत बढ़िया दिया है जो व्यवहारिक है। राजा ने रानी से भी सतर्क रहने की बात राजा को कहा कि जब राजा रनिवास में जाए, रानी से भेंट करने के लिए जाए, तो जाने के पहले महिला गुप्तचर को भेजकर सारी बात का अध्ययन कर ले। वहाँ जाना खतरा तो नहीं है, सारी बात का महिला गुप्तचर से पता लगा ले चाहिए। रानी पर गुप्तचर के लिए वृद्ध महिला को लगाने के लिए कहा है कि रानी की गतिविधियों की सारी जानकारी राजा को देते रहे समय समय पर। जब कभी राजा रनिवास में जाए तो उनके गुप्तचर को बुलाकर पता कर ले कि वहाँ जाना सुरक्षित है कि नहीं है। कभी कभी ऐसी भी घटना घटती है कि रनिवास में कई राजाओं की हत्या हो गई है, कई राजाओं के पूर्व काल में हत्या हो चुकी थी। इसलिए कहता है कि राजा रनिवास में भी जाए तो सतर्क होकर जाए, एक हथियार जरूर उसके पास रहनी चाहिए और वह सतर्कता बरते राजा रनिवास। राजा कहता है कि अपने बड़े पुत्र से, जो पुत्र है, जो सत्ता का उत्तराधिकारी है, उससे सदा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि राजकुमार जब बड़े हो जाते हैं तो उनका सत्ता का मोह हो जाता है, वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द सत्ता हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर सकते हैं। इसलिए राजकुमार की गतिविधियों पर राजा को ध्यान रखना चाहिए। राजकुमार कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके कमरे में क्या क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को पता लगाते रहना चाहिए राजा को। आधुनिक काल में घटना घटी आपके बिहार के बगल में पड़ोसी देश नेपाल में आज से 10-15 साल पहले राजा वीरेंद्र को परिवार सहित मार दिया। मारा कौन? उनके लड़के ने मारा, दूसरा कोई नहीं मारा। एक साधारण सी बात को लेकर आक्रोश था और राजा वीरेंद्र ने उनका बेटा बंदूक उठाया और सारे परिवार को भून दिया। बाद में उनके पुलिस निरीक्षण किया उनके कमरे का, राजकुमार का, वहाँ घातक हथियार मिला। अगर राजा वीरेंद्र कौटिल्य को ध्यान में रखते तो यह घटना नहीं घटती। कौटिल्य ने तो बहुत पहले लिखा कि राजकुमार से भी राजा को सचेत रहना चाहिए, उनके गतिविधियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। राजकुमार किससे दोस्ती कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उनके रूम में हथियार अगर इकट्ठा हो रहा है तो राजा को सावधान हो जाना चाहिए। हो गया टाइम।